रिदिमा वो खबर देखकर बहुत शॉक्ड हो गई थी। एक तरफ रिया तो दूसरी तरफ शिल्पा। दोनों की ही खबरें उसके लिए किसी बॉम्ब से कम नहीं थी। उसे एक पल के लिए बहुत सारे कमेंट्स देखने के बाद ऐसा भी लगा जैसे किसी ने ट्रोल आर्मी बिठा के रखी हो, जो सिर्फ फालतू चीजें बोलती रहे। तो वहीं दूसरी तरफ विनय अथर्व को बताता है कि अब उसे यकीन है कि उस वीडियो के पीछे तृष्णा का ही हाथ था। इसके अलावा वो अथर्व को तृष्णा के परिवार के बारे में और भी कई चौंका देने वाली खबरें देता है। अथर्व उससे कहता है कि काम ऐसे भी ना करो जिससे दुश्मन अलर्ट हो जाए। विनय उससे आगे कहता है, जी सर, मैं समझता हूँ, पर सर, और एक शॉकिंग बात पता चली है। तृष्णा के पिता अपनी बेटी की असलियत छुपाने के लिए भी पैसे लुटा रहे थे। ऐसा सुनने में आया है सर कि तृष्णा और भी कई आदमियों के मुझे पता लगा है कि वो 4 आदमियों के साथ रिलेशनशिप में थी पहले। ये सुनकर अथर्व बहुत शॉक्ड हो जाता है और विनय से पूछता है, क्या 4 लोगों के साथ तृष्णा पहले रह चुकी है? मुझे पहले से ही इस लड़की में कुछ गड़बड़ लगती थी। इसका मतलब कि तृष्णा विराज के अलावा भी कई लोगों के साथ रिश्ता बना चुकी है। विनय ने कहा, हाँ सर, ये सच है, और अगर सबूत नहीं मिले होते तो शायद मैं भी इस चीज पर विश्वास नहीं करता। इनमें से 2 तो बहुत जल्दी जल्दी बने थे। लगभग 3 महीने के अंदर ही 2 अलग अलग लोगों के साथ थी वो। मुझे समझ नहीं आ रहा है सर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तृष्णा ने अपने शरीर का फायदा उठाते हुए उन लोगों के साथ अफेयर किया था, सिर्फ उनके पैसों और संपत्ति के लिए। और फिर वो उनको छोड़ देती थी उन पर गलत इल्जाम लगाकर कि वो आदमी ही उस पर जोर जबरदस्ती करते थे और उसे परेशान करते थे। ऐसा करके उसने कई लोगों से पैसे ऐंठने की साजिश की थी। अचानक से अथर्व की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उसे अपने कानों पर विश्वास भी नहीं हो रहा था। उसने कहा, उस लड़की पर घिन भी आ रही है मुझे और दया भी आ रही है। उसने अपने आप को कहीं ना कहीं बेचने की कोशिश की थी, और किसी लड़की का ऐसा करना खुद अपने आप में अजीब और चौंका देने वाली बात है। पर मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है कि उसकी कैसी दुश्मनी होगी रितिमा के साथ, जो उसने उसे फंसाने के लिए इतनी घटिया चाल चलने से पहले एक बार भी नहीं सोचा था। अथर्व की बात का जवाब देते हुए विनय ने कहा, सर, मुझे लगता है कि ये सब विराज की वजह से हुआ है। तृष्णा चाहे जितने भी लड़कों के साथ रही हो, लेकिन उन सब में से अगर कोई ऐसा था जिसके लिए वो खुद पागल और ईमानदार थी, तो वो सिर्फ और सिर्फ विराज ही था। और उसने कभी विराज को धोखा देने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन उसने विराज के पैसों के लिए उससे रिश्ता नहीं बनाया था सर, बल्कि उसके साथ तो इसीलिए बनाया था क्योंकि विराज के लिए उसके मन में फीलिंग्स थी, और सिर्फ अपनी भावनाओं की वजह से उसने विराज के कान भरे और उसे मिस रिदिमा से अलग करने की कोशिश भी की। होटल वाली घटना भी उन लोगों के बीच गलत फहमी बढ़ाने के लिए ही प्लान की गई थी। तृष्णा के ऊपर जो गुस्सा था अथर्व को, वो अब और भी ज्यादा बढ़ गया था। अथर्व को गुस्से में देखने के बाद विनय को भी उससे डर लगने लगा था, और उसने तुरंत ही टॉपिक बदलते हुए कहा, सर, तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें तृष्णा के पिता को उसकी जगह दिखानी चाहिए? वैसे अगर उसकी बात करें सर, तो वो भी किसी कमीने इंसान से कम नहीं है। अथर्व का गंभीर चेहरा ये साफ बयां कर रहा था कि उसे कितनी इरिटेशन हो रही थी। उसने विनय से गुस्से में कहा, इस बात की सजा तो अब मिलनी ही चाहिए तृष्णा को। उसे यह पहले सोचना चाहिए था कि जितने अमीर लोग होते हैं उतना ही खतरा उन पर ज्यादा मंडराता है। मैं रितिमा की सुरक्षा में कोई कमी नहीं रखना चाहता हूं। उसके लिए अगर मुझे तृष्णा जैसे जहरीले ट्यूमर को रास्ते से हटाना पड़ा तो भी मैं एक पल के लिए नहीं सोचूंगा। उसके बाद अथर्व ने अपनी नजरें नीचे की और कुछ सोचते हुए विनय से कहा, तृष्णा के महान पिता मिस्टर अरोरा को और पूरे अरोरा खानदान को अब सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अगर वो उस डील से भी नहीं सुधरे तो फिर उन्हें अब बताना ही पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। और इसके अलावा तुम मुझे उन 2 आदमियों के बारे में भी पता करके बताओ जिनके साथ तृष्णा रिश्ते में थी। ढूंढो उन्हें
उसके बाद अथर्व ने अपना हाथ उठाकर विनय को उसके करीब आने के लिए कहा और फिर उसके कान में कुछ फुसफुसाकर कहने लगा। विनय ने उसकी बात सुनकर तुरंत ही कहा, जी सर, मैं समझ गया। मैं अभी जाकर ये सब काम करवाता हूँ और जल्द से जल्द अरोरा परिवार के लिए एक डॉक्टर भी भिजवाता हूँ सर। तो वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में किसी का हाल बुरी तरह से बेहाल था। बिस्तर पर रिया करवट लिए जा रही थी, बिस्तर पीट रही थी, रो रही थी और चिल्ला रही थी, चले जाओ, चले जाओ, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे छूना भी मत, चले जाओ, दफा हो जाओ। ज्योति उस समय रिया की हालत देख नहीं पा रही थी और उसे संभालते हुए कह रही थी, श्श, रिया, रिया ऐसे मत करो, प्लीज देखो मेरी तरफ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। रिया ने एक बार फिर चिल्लाते हुए कहा, मैं नहीं मिलना चाहती किसी को, देखना भी नहीं चाहती किसी की शक्ल, चले जाओ, सब लोग बाहर चले जाओ, मुझे किसी से नहीं मिलना है, कहा ना मैंने। कुछ नर्सेज ने आकर तभी रिया को कसकर पकड़ लिया और फिर उसे ट्रैंकुलाइजर दिया गया, क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं बचा था। वो देते ही तुरंत रिया गहरी नींद में जाने लगी और ज्योति वहीं खड़ी हो गई। वो अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। उसने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, क्या मेरी रिया ठीक हो जाएगी ना? क्या हुआ है उसे, कैसी है वो? डॉक्टर ने ज्योति से कहा, पूरे शरीर पर सिर्फ बाहरी घाव ही है और अच्छी बात यह है कि हड्डियों को नुकसान नहीं पहुंचा है। हालांकि चेहरा गंभीर रूप से घायल हो गया है, खासकर आंखों के आसपास काफी चोट है। वो चोट थोड़ी गंभीर जरूर है। आपको इस चीज के लिए किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा जो उसके घाव के निशान को ठीक कर सकेगा, वरना तो उसके ये घाव जीवन भर चेहरे पर रहेंगे। दूसरे किसी हिस्से में जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो अपने आप समय के साथ साथ ठीक होने लगते हैं और वो चीज हमने कर भी दी है। वैसे ज्यादा ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी हमने कोशिश की है, पर सूजन काफी है। अगर वो सूजन ऐसे ही रही तो हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और अगर वो सूजन कम नहीं हुई तो आगे चलकर बहुत बड़ी समस्या भी हो सकती है। फ्यूचर में अगर आपको पेशेंट का चेहरा फिर से उसी प्रकार चाहिए तो आपको किसी प्लास्टिक सर्जन के पास ही जाना पड़ेगा। इसके अलावा मेरी आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज आप उन्हें समझाइए कि हमारे ऊपर विश्वास रखें, उनके करीब आने का मौका दे, वरना हम उनका अच्छे से इलाज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उनके सहयोग की बहुत ज़रूरत है हमें। अगर वो ऐसा ही करती रहीं और हमें उनके करीब नहीं आने दिया तो फिर ये जो इतना इम्पोर्टेंट समय है ट्रीटमेंट का, वो हम गवा देंगे और उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बिस्तर पर पट्टियों में लिपटी रिया की हालत देखकर ज्योति के दिल में दर्द हो रहा था और कुछ सोचते हुए उसने डॉक्टर को साइड में आने का इशारा किया और फिर उनसे कहा, डॉक्टर, तो फिर क्या उसका शरीर, मेरा मतलब है कि क्या उसकी बाकी की चोट बहुत गंभीर है? नहीं, वो मेरे पूछने का मतलब है कि कैसे पूछूं, क्या ये चोट जो है इसकी वजह से भविष्य में उसकी शादी में या फिर बच्चे होने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? ज्योति ने सिर्फ रिया की तस्वीरें देखी थी और उसकी वजह से उसे टेंशन हो रही थी और वो जानती भी थी कि उसे चोट तो लगी थी, लेकिन वो बस आशा कर रही थी कि कम से कम नुकसान हुआ हो। ये जानते हुए कि ज्योति के कहने का क्या मतलब था, डॉक्टर ने उससे कहा, घबराने की जरूरत नहीं है। रिया के ऊपर उस तरह का कोई हमला नहीं हुआ होगा और घाव देखकर भी ऐसा लग रहा है कि वैसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बस उनके साथ जो मारपीट हुई थी वो उनका शरीर पूरी तरह से झेल नहीं पाया है और उनको लगी कुछ चोट बहुत गंभीर है। यहाँ तक कि एक्सरे में तो ये भी नजर आ रहा है कि उनकी कुछ हड्डियां भी फ्रैक्चर हुई हैं, लेकिन ज्यादा चिंता की बात नहीं है। एक बार ऐसा ही मिलता जुलता केस मेरे पास आया था पहले, जिसमें मारपीट की वजह से उस लड़की के गर्भाशय पर असर पड़ा था और बाद में उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। पर रिया के केस में ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि जब पेशेंट ठीक हो जाए
तब आप सिर्फ एक तसल्ली के लिए किसी अच्छे गायनी के पास उन्हें चेक करवा लेना। पर फिलहाल तो आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ज्योति को अचंभा हुआ कि इतना सब होने के बावजूद किसी ने रिया को रेप करने या उसके साथ वैसा कुछ करने की कोशिश नहीं की थी। इसके बाद ज्योति ने डॉक्टर से कहा, परेशानी के लिए क्षमा करें। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर जैसे ही गए, उसने बाहर खड़े मिस्टर ओबरॉय को पूछा, ये सब क्या हो रहा है? डॉक्टर ने तो कहा कि हमारी बेटी का किसी ने गलत इस्तेमाल नहीं किया था और उसे सिर्फ मारा पीटा था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा कुछ हो तो हम चेक करवा लें। हमने पहले से ही रिया की पढ़ाई पर और उसे पाल पोस कर बड़ा करने में कितने पैसे खर्च किए हैं, और वो चाहे जितनी भी जिद्दी हो, लेकिन थोड़ी समझ तो उसमें भी है। वो ऐसा कैसे कर सकती है? किसके साथ भिड़ गई थी वो? कुछ पता चला आपको? ज्योति ने अपने पति को रोते रोते आगे कहा, ऐसा कौन कर सकता है हमारी बेटी के साथ? दुनिया में ऐसा इंसान कैसे हो सकता है जो किसी लड़की को बिना किसी वजह के इतना मारे? मेरी बच्ची, मेरी रिया इतनी बुरी तरह से घायल होकर पड़ी हुई है। कौन उसे फंसाने की कोशिश कर रहा होगा? उसकी शक्ल और इज्जत दोनों ही बर्बाद कर दी। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको इसकी तह तक जाना ही पड़ेगा। मुझे सफाई चाहिए, और हम आखिर कब तक हमारा चेहरा छुपाते रहेंगे? कहीं हम पर भी किसी ने नहीं, आपको उस इंसान के बारे में पता लगाना ही पड़ेगा, और वो चाहे जो भी हो, लेकिन उसे इस हरकत के लिए 1000 गुना ज्यादा भुगतान करना ही पड़ेगा। उस इंसान का भी चेहरा और उसकी इज्जत हमें बर्बाद करनी ही होगी। उसे अपने किए की सजा मिलनी ही चाहिए। उस समय ज्योति इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि अगर वो इंसान उसके सामने आ जाता तो वो खुद उसे मार के उसके टुकड़े टुकड़े कर देती। ज्योति को रोते देख अब मिस्टर ओबरॉय को भी गुस्सा आ रहा था। उन्होंने उत्तेजित होकर कहा, बस बहुत हो गया, तुम अब भी सफाई चाहती हो। तुम्हें पता भी है कि इस बार उसका पाला किससे पड़ा है। अगर वो चुपचाप घर पर पड़ी रही होती तो ये सब कभी नहीं हुआ होता, लेकिन नहीं, मैडम को तो पार्टी में जाना होता है ना। उसने हमारे पूरे परिवार को कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा, और हमें तो अभी तक ये भी नहीं पता कि आखिर बात क्या हुई थी। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा उस रात नाइट क्लब में? क्या वाकई में किसी ने साजिश की होगी रिया को फंसाने की? लेकिन किसने और क्यों? और अब आगे क्या होगा? और मिस्टर अरोरा के खिलाफ विनय के कानों में आखिर ऐसा क्या करने के लिए कहा होगा अथर्व ने? जानने के लिए सुनते रहिए मेरे नाम तू, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।